नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे जो आजकल परसों के बीच में घटी है या अब होने वाली है। जी हाँ, अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार ने रचा है शहरी विकास का नया कीर्तिमान। जी हाँ, ये खबर निकल कर सामने आ रही है जिसमें भूपेश राज में बड़ी सहूलियत, अब घर बैठे शासकीय दस्तावेज और प्रमाण पत्र आप हासिल कर सकते हैं। ऐसे मिल रहा है राजीव मितान योजना का जनता को लाभ। इस प्रकार की खबरें निकलकर सामने आ रही है। दाई दादी क्लिनिक योजना ने गढ़े नए आयाम, ई गवर्नेंस परियोजना से मिली बड़ी राहत। इस प्रकार से अभी भूपेश बघेल सरकार के द्वारा नई नई चीज़ों के बारे में जानकारियां दी रही हैं, दे जा रही हैं, जिसके बारे में जनता को उतनी जानकारी है नहीं, परंतु इन योजनाओं को हमारे समाज में थोपा जा रहा है कि हमने इस प्रकार की चीज़ें समाज में सर्कुलेट की हैं, राज्य में सर्कुलेट की हैं। जी हाँ, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। आपको बहुत सारी जानकारियां हम देने वाले हैं। चंद्रयान 3 के बारे में हम बात करने वाले हैं। भाजपा के विधायक प्रत्याशियों की बात करेंगे। उन्होंने किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में ऐलाने जंग सा घोषणा कर दिया है। बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे जगहों से विधायक प्रतिनिधियों की घोषणा कर दी गई है और अभी भी कई सारे जगहों से जो नाम सामने आने हैं वो अभी बाकी है। तो आप बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया है। खबरों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये सारी बातें वहाँ तक पहुँच सके। फिलहाल अगर हम बात करें 210 पदों की मुख्य परीक्षा में 3095 अभ्यर्थी हुए शामिल। जी हाँ, राज्य सेवा आयोग की अगर बात करें, पीएससी की अगर बात करें, पब्लिक लोक सेवा कमीशन की अगर बात करें, तो इनके द्वारा परीक्षा 2022 के लिखित परिणाम की घोषणा की गई है। और पीएससी के परिणामों की घोषणा के बाद, मतलब मेंस के एग्जामों के रिजल्ट के बाद, ये जो रिजल्ट लाया गया है आनंद फानन में, चूंकि आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव है, इस दौरान इसको आनंद फानन में पीएससी के जो नतीजे हैं उसकी घोषणा की गई है। तो जो नतीजे घोषित किए गए हैं इतने जल्दी से, तो इसलिए यहाँ पर सवाल उठना लाजमी है कि क्यों इस प्रकार से जल्दी की जा रही है। जो 4 साल रहा है, इस 4 सालों में वैकेंसियां एक तो बहुत कम आई, वैकेंसियां आई भी तो सारे वैकेंसी अब तक संदेह के दायरे में है। चाहे शिक्षक भर्ती घोटाले की बात करें, मितानिनों की बात करें, हम अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों की अगर भर्ती की बात करें, तो सारे के सारे अभी मामले पेंडिंग है। परंतु जो राज्य के सबसे बड़े अगर परीक्षा की अगर बात करें पीएससी की, तो उसके मेंस एग्जामों की घोषणा कर दी गई है, उसके रिजल्टों की घोषणा कर दी गई है। और इससे जल्दी से जल्दी क्यों घोषित किया गया, इसलिए इसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। साक्षात्कार के लिए कुल 625 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। जी हाँ, हमको आपको जानकारी दे दें, छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग पीएससी ने बुधवार को राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2022 के लिखित परिणाम की घोषणा कर दिया है। पीएससी ने लिखित परीक्षा के बाद 625 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए चयन किया है। आपको बता दें कि पीएससी ने राज्य परीक्षा 2022 के अंतर्गत विभिन्न 19 सेवाओं में कुल 210 पद के लिए विज्ञापन जारी किया था और इसमें लिखित परीक्षा में कुल 3095 अभ्यर्थियों ने इसमें चयन सूची में आए थे और वो मेंस के एग्जाम में बैठे हुए थे। और उसके बाद अब 625 छात्रों को इंटरव्यू दिलाने का मौका मिलेगा और 210 लोगों को उसमें से चयन किया जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि मुख्य परीक्षा परिणाम के आधार पर कुल 625 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए चिन्हांकित किया गया है। पीएससी ने निर्देशित किया है कि चयन अभ्यर्थियों को अपने साक्षात्कार दिनांक से एक दिन पूर्व मूल दस्तावेज सत्यापन हेतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। जी हाँ, तो इस प्रकार से इसमें भी संदेह की बातें सामने आ रही है, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अगली बड़ी खबर की अगर बात करें तो रविशंकर विश्वविद्यालय के डिप्टी रजिस्ट्रार से 5 लाख का मांग किया गया है, जुर्म दर्ज हो गया है। जी हाँ, आपको बता दें, पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है और यहाँ के जो डिप्टी रेंजर हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार हैं, उनसे 5 लाख रुपए की मांग की गई है। रुपया नहीं देने पर निराधार खबरें प्रकाशित कर छवि खराब करने का आरोप भी लगाया गया है। झूठी खबरें प्रकाशित कराकर डिप्टी रजिस्ट्रार की नौकरी खा जाने की धमकी भी दी गई है।
जी हाँ, आपको बता दें पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के तत्कालीन उप कुलपति एवं वर्तमान में कुल सचिव डॉक्टर शैलेंद्र पाठक ने 5 लाख रुपए की मांग करने तथा रुपए नहीं देने पर झूठी खबरें प्रकाशित कराकर नौकरी खा जाने की धमकी देने के आरोप में एक पत्रकार जिनका नाम राहुल गिरी है, उनके खिलाफ उन्होंने मामला दर्ज कराया है। राहुल गिरी गोस्वामी उनका पूरा नाम है, उनके खिलाफ में मामला दर्ज करवाया है और 384 का मामला दर्ज हो भी गया है। जी हाँ, इसके साथ ही आपको बता दें कि रायपुर का ऑर्डर शीट 9 अगस्त 2023 को प्राप्त हुआ। इसमें थाना प्रभारी सरस्वती नगर रायपुर को निर्देशित किया गया है कि अनावेदक पत्रकार राहुल गिरी गोस्वामी के विरुद्ध धारा 384 के तहत प्रारंभिक अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ करें। तो ये थी इस प्रकार से अभी पत्रकारों के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, जिनमें से बहुत सारे सच भी हैं और बहुत सारे फर्जी मामले भी दायर किए जाते हैं। तो पत्रकारों को भी संजीदगी से अपनी पत्रकारिता करनी चाहिए। उसके साथ ही अगर उनके ऊपर इस प्रकार के आरोप लगते हैं तो उन आरोपों का खंडन करते हुए, उन आरोपों की विवेचना करते हुए सही और तथ्यात्मक बातों को सामने लाते हुए अगर दोषी पत्रकार है तो उसके ऊपर सजा भी होनी चाहिए, और अगर वो दोषी नहीं है तो बकायदा इस खबर के माध्यम से इसे प्रकाशित भी किया जाना चाहिए कि किसके ऊपर क्या आरोप लगा था और वो आधारहीन है या फिर आधार के दायरे में था। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। भाजपाइयों के दिमाग में दिन रात इंडिया घूम रहा है, ये कहना है भूपेश बघेल। माननीय मुख्यमंत्री हमारे भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के द्वारा ये कहना है कि इंडिया जो है वो अब भाजपाइयों के दिमाग में लगातार घूम रहा है। इंडिया से तात्पर्य है कि जो अलायंस किया गया है, जो विपक्षी दल है हमारे सेंट्रल केंद्र सरकार के विरुद्ध में जो लाई गई एक अलायंस है, जो विपक्षी दलों का एक गठबंधन बना हुआ है, उसको इंडिया नाम दिया गया है। तो अब उस बड़े गठबंधन से भाजपा जो है वो डर रहे हैं। इस प्रकार की बातें माननीय भूपेश बघेल के द्वारा कही जा रही हैं। आपको बता दें कि बीसीसी को देंगे आवेदन। चुनावी समिति के फैसले पर सीएम ने कहा कि पिछली बार भी बीसीसी के जरिए ही आवेदन प्रक्रिया तय की गई थी। इस बार भी पार्टी ने जो तय किया उसके आधार पर आवेदन किए जाएंगे। मैं खुद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में आवेदन करूंगा। चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदार ब्लॉक कांग्रेस में आवेदन कर सकते हैं। तो जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको पहले जानकारी दी कि भाजपाइयों के द्वारा या भाजपा के द्वारा हमारे छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में भी चुनावी घोषणा कर दी गई है, चुनावी शंखनाद कर दिया गया है। वहां से जो प्रत्याशी निकलकर सामने आ रहे हैं उनका नामों की घोषणा उन्होंने बहुत सारे जगहों से कर दी है, परंतु अभी भी बहुत सारे छुपे हुए पत्ते हैं। अब चूंकि उन्होंने घोषणा कर दी है और ये पहली बार हुआ है कि भाजपाइयों के द्वारा चुनाव से इतने समय पहले ही दावेदारों का नाम घोषित किया गया हो। अब इसके बाद कांग्रेसियों के द्वारा भी लगातार अब सूची तैयार की जा रही है, लगातार मीटिंग्स किए जा रहे हैं। इसी के प्रसाद पर्यंत मैंने आपको बताया चुनाव लड़ने के इच्छुक जो दावेदार हैं वो ब्लॉक कांग्रेस में आवेदन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। अगर हम आम आदमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल की अगर बात आने वाले हैं, इस बात की जानकारी दी गई थी और आज है 19 अगस्त। किस प्रकार से 23 अगस्त की अगर हम बात करें, 23 अगस्त को हमारा जो चंद्रयान 3 है वो चांद की दहलीज पे, चांद के धरती पर वो उतरने वाला है। तो आपको बता दें कि चंद्रयान ने चौथी बार बदली कक्षा, चांद के और करीब पहुंचा, 23 को उतरेगा धरती पर। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 को बुधवार को चौथी कक्षा में भेज दिया गया था। उसके बाद फिर उसे अंतिम कक्षा में भेजने के बाद अब उसको उतारने की तैयारियां पूरी कर ली गई। इसके साथ अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा से जुड़े अभी अपने सारे युद्धाभ्यास पूरे कर लिए हैं। तो ये कहने का मतलब है कि वो जो अंतिम जो तैयारियां हैं जिसको उनको स्वयं करनी है, चंद्रयान 3 को स्वयं में एनालाइज करना है कि उनके सारे जो प्रोपेलर हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं, जितने हमने सेंसर्स लगाए हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं, जितने मशीन हमने लगाया हुआ है वो काम कर रहा है कि नहीं। क्या कहें, अंतरिक्ष से उसकी धरती पे आने के लिए अब उसे बहुत स्पीड है। अभी चंद्रयान 3 की अगर बात करें तो बहुत स्पीड से हमने धरती से उसे छोड़ा था और अभी भी उसकी गति में कोई ज़्यादा कमी नहीं आई है। अभी भी बहुत तेज गति से वो चांद के परिप्रेक्ष्य में चांद के चारों ओर घूम रहा है। अब उसे सीधा धरती पे जाना है, चांद के सतह पर जाना है। तो इस दौरान उसको बहुत ही धीमी गति से उसे उतारना होगा ताकि हम जो
रोवर जो भेजने वाले हैं, जो उससे लैंड करने के बाद जो रोवर निकल कर उसमें रिसर्च करके हमें जानकारी देने वाला है, वो सारे जो यंत्र हैं, संयंत्र हैं, वो सभी सुरक्षित रहे। इसलिए हमको अब उसकी जो स्पीड है, जो उसकी गति है, उसे बहुत ही कम करना पड़ेगा। इसलिए अब हम जो फिलहाल उसमें जो इंजन लगा हुआ है, उस इंजन को हमें अपोजिट डायरेक्शन में, अगर वो नॉर्थ से साउथ की दिशा में अगर वो गिर रहा है या आ रहा है, तो हमें उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के उसकी गति को कम करना पड़ेगा। आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं सड़कों पे, तो चक्का और सड़क का एक दोनों का संबंध होता है, दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं, और जब आप ब्रेक लगाते हैं तो दोनों के बीच में रगड़ होकर वो ब्रेक लग जाता है, गाड़ी आपकी रुक जाती है। लेकिन जब आकाश की अगर बात करें, हवा में आपको ब्रेक लगाने की बात हो, तो आप ब्रेक कैसे लगाएंगे? तो इसलिए ऐसे समय पे रॉकेट या इंजन का प्रयोग किया जाता है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में आपको ढकेलेगा, जिससे आपकी गति कम हो सकती है। लास्ट टाइम अगर चंद्रयान 2 की बात करें, तो इसी समय सबसे बड़ी गलती हुई थी। हम उसे जो वो हॉरिजॉन्टल या कहें आड़ा जो गिर रहा था, उसको सीधा नहीं कर पाए थे, और इसी दौरान नेटवर्क या कनेक्टिविटी हमारे से कट गई, जिसकी वजह से हमें जानकारी नहीं हो पाई कि वो कैसा है, क्या है, और वो विफल हो गया। और इस बार इन सभी चीज़ों से बचने के लिए बहुत सारी नए तकनीकों का प्रयोग किया गया है, नए तरीके से उसमें सेंसर्स लगाए गए हैं, जो कि अब वो स्वयं निर्णय ले सकता है कि किस प्रकार से उसे उतरना है, कैसे, अगर वो हॉरिजॉन्टल है तो वो वर्टिकल हो जाए, और अगर वो होता है, उसकी गति अगर बहुत ज़्यादा रहती है, तो उसके जो पैर लगाए गए हैं, जो 4 लेग्स में जाके वो धरती पर खड़े होने वाला है, उसे भी बहुत मजबूत बनाया गया है। तो बहरहाल इंतजार कीजिए 23 अगस्त का, जहां पर जब हमारा चंद्रयान 3 जो है वो चांद की सतह पर पहुंचेगा, और जो हमारा रोवर है, रोवर कहने का मतलब है एक छोटी सी गाड़ी बनाई गई है खिलौने टाइप का, वो गाड़ी निकलेगा, और उसमें भी बहुत सारे सेंसर्स और कैमरे लगाए गए हैं, जो कि उसकी सतह की हमें जानकारी देने वाली है, वहां की मिट्टी लेकर आने वाली है, और बहुत सारी चीजें हमें उसके माध्यम से जानकारी होगी। जी हाँ, इसके बाद हम अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। उपलब्धियों का लेखा जोखा ले फिर 2024 में लाल किले लौटूंगा मोदी। जी हां, आपको मालूम है कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस अभी हाल फिलहाल बीता है, आज 19 तारीख है। 15 अगस्त की अगर बात करें तो लाल किले पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे, और उन्होंने उस जगह पर खड़े होकर राष्ट्र को संबोधित करना था, और राष्ट्र को संबोधित करते हुए हमारे देश की उपलब्धियों की बात करनी थी। तो उन्होंने भाजपा की उपलब्धियां गिनाई, और गिनाते हुए उन्होंने, चूंकि आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और नाना प्रकार के चुनाव हैं, तो इन चुनावों के मद्देनजर उन्होंने प्रचार का भी माध्यम लाल किले की प्राचीर को बनाया। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी भाजपा या कहें भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े प्रचारक हैं, न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी। तो इस प्रकार से देश के सबसे बड़े या सबसे बड़ा जो सम्मानी हमारा जगह है, जहां पर केवल केसरिया और केवल हरा रंग या केवल सफेद रंग नहीं, बल्कि वहां पर तिरंगा फहराया जाता है, और वहां पर देश को संबोधित करते हुए अपनी बातें रखी जाती है। तो उस जगह पर माननीय नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा भाजपा का प्रचार करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उन्होंने अपने पार्टी का प्रचार किया। 2024 के चुनावों की बातें उन्होंने कही, और कहीं ना कहीं इन बातों से ये बातें निकल कर सामने आ रही हैं, जो जानकार हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं, उनके द्वारा ये बातें कही जा रही है कि हो ना हो इस प्रकार की जो बातें नरेंद्र मोदी साहब लाल किले की प्राचीर से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया जो अलायंस है, उससे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, और यही वजह है कि वे किसी भी प्रकार से अपने प्रचार के माध्यम को छोड़ना नहीं चाहते। जी हाँ, आपको बता दें कि चुनावी घोषणाओं की बात अगर कहें, चुनावी अगर प्रपंचों की बात कहें, चुनावी अगर लालचों की बात कहें, तो उनकी घोषणा करनी भी इन्होंने शुरू कर दी है। किस प्रकार से अब पेट्रोल डीजल के दामों में अब गिरावट देखने को मिल रहा है, बातें निकल कर सामने आ रही है। ये बात अलग है कि टमाटर अभी कुछ समय पहले 250 रुपये 200 रुपये किलो हो गए थे, और अब जाकर अगर आप मार्केट में पता करें तो वही टमाटर अब 30 रुपये 25 रुपये 20 रुपये के आसपास आ गया है। तो इंतजार कीजिए, चुनाव बहुत नजदीक है, आपको हर चीजों में सस्ता देखने को मिलेगा, और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार तंत्र है वो कहेगा कि देखिए हमने किस प्रकार से महंगाई को कंट्रोल कर लिया है। जी हाँ, अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। व्यापक कानूनों में सुधार
की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। व्यापक कानून सुधारों की दिशा में बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी। आपको बता दें कि संविधान बदलने का प्रयास किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। बहुत सारी अभी तक तो दबी कुचली आवाजें आती थी कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस की जो विचारधारा है, उस विचारधारा के अंतर्गत संविधान किस प्रकार से बदला जाएगा। लेकिन अब ये बातें एकदम प्रत्यक्ष रूप से निकल कर सामने आ रही हैं कि आगामी 2047 में हमारा संविधान ही बदल दिया जाएगा। जिस प्रकार से आपको पता है कि हमारा जो संसद भवन है, उस संसद भवन को बदल कर नया संसद भवन बनाया है माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने, जिसके उद्घाटन में वो स्वयं अकेले पधारे। विपक्षी जो पार्टियां थी उन्होंने उसका विरोध किया और वहां पर वे नहीं गए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े जो प्रचारक हैं, उनके द्वारा उस संवैधानिक सभा को, उस देश को सर्कुलेट करने वाला जो जगह है, जहाँ जिसको हम सबसे पवित्र मानते हैं, जहाँ पर न्याय होता है, जहाँ पर कानून बनता है, जहाँ पर नाना प्रकार की चीजें होती हैं, देश को सर्वोच्चता की ओर अग्रसित करने के लिए, ऐसी जगह पर उन्होंने सिंगरोल की स्थापना करी, सैंगरोल की स्थापना करी। और जिस प्रकार से उन्होंने सैंगरोल की स्थापना करी तो वो देश के राजा बन गए, ना कि प्रधानमंत्री। आपको पता है कि 1947 में भारत, जो हमारा देश आज़ाद हुआ, अंग्रेजों की गुलामियत से हमने आज़ादी पाई। और आज़ादी दो चीज़ों से हमने पाया। पहला, हमने पाया राजतंत्र से। राजतंत्र कहने का मतलब ये था कि राजाओं का राजस्व, जो राजाओं का जो वर्चस्व था, उस राजस्व, उस जो विरासत थी, राजा का बेटा ही राजा बन सकता था, उसका बेटा ही राजा बन सकता था, पुरखा दर पुरखा जो चला आ रहा था। और जो प्रकार की, जैसा भी वो नियम बनाएंगे, जैसा भी वो कानून बनाएंगे, जो सजा चाहेंगे वो देंगे। मतलब मनमाना करने वाले जो विधि था, जो प्रावधान था, उससे हमने आज़ादी पाई थी। और हमने एक संविधान बनाया था, एक लिखित रूप से हर चीज़ों को बनाया था कि अगर आप ये अपराध करेंगे तो ये सजा होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। आपके ये करने के लिए ये नियम है, आपको खाना बनाने के लिए ये नियम है, आपको शादी करने के लिए ये नियम है, ये प्रकार के हमारे धर्म हैं। सबको समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, पढ़ने लिखने, काम करने, रोजगार, बेरोजगार, ये सभी लोगों के बारे में हमने अपने संविधान में लिखित रूप से स्थापना किया था, या लिखित रूप से हमने उसको संजोया था, जिसके आधार पर हमारा देश सर्कुलेट हो रहा है। आज भी हम हर क्षेत्र में गति प्रगति करने के लिए तत्पर हैं, उस संवैधानिक ढांचे के वजह से, जिसको समाप्त करते हुए नए संसद भवन में उन्होंने सैंगरोल की स्थापना करी। और अब बातें निकलकर सामने आ रही है कि अब चूंकि हमारा संसद भवन पुराना हो गया था, इसलिए हमने नया संसद भवन की स्थापना करी, वैसे ही हमारा संविधान भी हो गया है वर्तमान में पुराना। इसलिए हम नया संविधान की रचना करने वाले हैं, नए संविधान का निर्माण करने वाले हैं, जिसकी घोषणा उन्होंने अब कर दी है। और ये जो नया संविधान है वो निकल कर सामने आएगा, ये उनका, भारतीय जनता पार्टियों का कहना है, 2047 में। तो इंतजार कीजिए किस प्रकार से अति होने वाला है और अति का अंत की दिशा में भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से बढ़ रहा है। जी हाँ, इसके अलावा आपको बता दें कि अगर आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2022 में दुनिया भर में फिलीपींस सर्वाधिक प्राकृतिक आपदा जोखिम वाला देश रहा, देश भर, जबकि भारत दूसरे स्थान पर रहा। आपदा, प्राकृतिक आपदा की अगर बात करें तो आप जान रहे हैं कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, कई स्थानों पर भीषण बारिश हो रही है, बादल फट रहे हैं, जो पहाड़ हैं वो पहाड़ियां आपकी धसक रही हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे जान माल की हानि हो रही है। लेकिन इसी देश में, हमारे राज्य में ऐसे कई जगह हैं जहां पर अकाल की स्थिति है, जमीन सूख गए हैं, धान का फसल खेतों में लगा हुआ है। हमारा राज्य कृषि प्रधान राज्य है। हमारे अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो धान की पैदावार सर्वाधिक मात्रा में होती है। और ऐसे समय में जब बारिश नहीं हो रहा है तो जो जमीन है, धरती है, उस पर दरारें पड़ गई हैं। तो ऐसी स्थिति भी है। देश के एक कोने में भीषण बारिश से लोग परेशान हैं, तो वहीं देश के दूसरे कोने में भीषण अकाल से भी लोग परेशान हैं। स्थिति अब ऐसी आ गई है कि अब बोर से भी पानी नहीं आ रहा। बिजली की मार ऐसी मारी जा रही है किसानों को कि अब दिन के सौर ऊर्जा से ही जीवन यापन हो रहा है। खेत के एक कोने, एक हिस्से तक ही हम पानी पहुंचा पा रहे हैं, क्योंकि 24 घंटा बिजली की आपूर्ति उस सौर ऊर्जा से नहीं हो पा रही है। तो आपको आंकड़ों की बात मैं बता दूं, फिलीपींस में प्राकृतिक आपदा जो था वो लगभग 46 या 47% था, जो कि प्राकृतिक आपदा की हम बात कर रहे हैं विश्व में। तो दूसरे स्थान पर रहा हमारा भारत, जहां पर 42% के साथ सर्वाधिक हमारे यहाँ आपदा
प्राकृतिक आपदा आया है, जिससे निपटने के लिए सरकारों ने बहुत प्रयास किया, परंतु प्राकृतिक आपदा किसी के हाथ की बात नहीं है। परंतु जो कृत्रिम आपदाएं हैं, जिसको प्राकृतिक रूप दे दिया जाता है, जहां पर देश को, राज्य को, जहां पर हमारे नेताओं को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्रियों को बोलनी चाहिए, वहां पर वे नहीं बोलते। जैसे कि मणिपुर का हादसा, मध्य प्रदेश का हादसा, यहाँ पर उन्होंने कभी भी कुछ भी नहीं बोला। जहां पर जिम्मेदारी लेनी होती है वहां पर वे जिम्मेदारी नहीं लेते। अगली बड़ी खबर की अगर बात करते हैं तो पीएम विश्वकर्मा योजना जो है उसकी शुरुआत की गई है। कारीगरों को 5% के दर पर 2 लाख रुपए का कर्ज देने की बातें कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि पीएमई बस सेवा को भी मिली है मंजूरी। करोड़ 13,000 करोड़ की योजना को दी है मंजूरी। 30 लाख परिवारों को होगा इससे लाभ। डिजिटल इंडिया योजना के विस्तार पर भी मुहर लगाई गई है। मैंने जैसे आपको बताया कि चुनावी वर्ष है और इस प्रकार से घोषणाएं की जाएंगी, लालच और प्रलोभन आपको दिया जाएगा। बड़ी बड़ी योजनाओं के बारे में पेपर में छपने वाला है, मीडिया पे आने वाला है, परंतु चुनाव बीत जाने के बाद जब उन योजनाओं का लाभ लेने के लिए आम आदमी जब उन्हीं बैंकों में, उन्हीं दफ्तरों में, उन योजनाओं के दफ्तरों में जब जाती है तो उसे बताया जाता है कि सीट फुल हो गया है, इस योजना का लाभ ऑलरेडी लोगों को दे दिया गया है, तो अगली बार आप आना। इस प्रकार से आम जनता तक ये चीजें नहीं पहुंच पाती हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोपियों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी, ये घोषणा किया है हमारे मुख्यमंत्री साहब भूपेश बघेल ने। आपको बता दें कि किस प्रकार से महिलाओं के साथ लगातार दुर्व्यवहार की खबरें आ रही हैं। चाहे हम अपने छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों की बात करें, स्पेशली सुदूरांचल जो क्षेत्र हैं, अगर हम मुंगेली जिला की बात करें तो लोरमी क्षेत्र की बात करें, पथरिया की बात करें, अभी पथरिया में हाल ही में खबरें निकलकर सामने आई थी, मुंगेली में भी हाल ही में खबर निकलकर सामने आया था किस प्रकार से एक स्कूली छात्रा के साथ एक बस ड्राइवर ने अनैतिक कृत्य किया था। और पथरिया से खबर निकलकर सामने आई कि किस प्रकार से एक नाबालिग छात्रा के साथ दुराचार किया था वहां के शिक्षक ने, और उसको बाद में कार्रवाई भी किया गया, उसको अरेस्ट कर लिया गया। वर्तमान में वो जेल में है। परंतु क्या सिर्फ वही आरोपी है, ये एक बड़ा सवाल निकल कर सामने आता है। इस पूरे मामले में या इस प्रकार के मामलों में केवल एक व्यक्ति अपराधी नहीं होता, बहुत सारे लोग अपराधी होते हैं। नजरिया आपका होना चाहिए, नजरिया इस घटना को देखने का होना चाहिए। आपको इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उसका रिपीटाइजेशन ना हो, बार बार वो ना हो, इसके लिए आपको वे तमाम जो लोग हैं उनको पकड़ना और उनके ऊपर कार्रवाई करना अत्यावश्यक है। तो इस बारे में भूपेश बघेल जी की राय है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोपियों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। तो किसी भी प्रकार से अगर महिला अपराधों में अगर नाम आपका सामने आ गया, आप आरोपी बन गए, आप का जो केस है वो अगर थाने में दर्ज हो गया, कोर्ट में अगर आपका मामला चल रहा है, तो आप कभी भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, आप सरकारी नौकरी नहीं कर पाएंगे, आप शिक्षक नहीं बन पाएंगे, आप पुलिस में नहीं जा पाएंगे, आप डिफेंस सेक्टर में नहीं जा पाएंगे, आप प्रशासनिक सेवा में नहीं जा पाएंगे। तो ये सारी बातें बहुत संजीदगी से बनाई गई हैं। इस पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा और इस दौरान उन्होंने 15 बड़ी घोषणाएं की हैं, जिसमें से ये एक महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आ रही है। सरकारी कॉलेज के छात्र छात्राओं के लिए मुफ्त बस सुविधा की बात उन्होंने कही है। इसके साथ ही बस्तर संभाग के युवाओं से मुलाकात करने के बाद उन्होंने बहुत सारी और घोषणाएं की, जिसके आधार पर 60 साल से ज़्यादा के निर्माण श्रमिकों को हर महीने 1500 रुपये दिया जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, चुनावी वर्ष है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, किस प्रकार के प्रलोभन आपको देने वाले हैं, तो उनकी शुरुआत हो गई है। बस आप इंतज़ार कीजिए और क्या क्या घोषणाएं होने वाली है। लेकिन घोषणाओं के बाद आप ये भी देखिए कि किस प्रकार से उन घोषणाओं के बाद आप तक वो चीजें कितनी पहुंची हैं। जी हाँ, अगली बात अगर करें तो मोदी की मौजूदगी में टिकट पर मंथन किया गया। मैंने आपको जैसे खबर की शुरुआत में ही बताया कि किस प्रकार से टिकट की जो दावेदारी करने वाले लोग थे, उनको किस क्षेत्र से किसे टिकट देना है, इस पर मंथन किया गया। हमारे राजधानी रायपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, मोदी की बैठक से पहले शाह की बैठक, माथुर ने किया था होमवर्क। नए पुराने दस्तावेजों
नए पुराने दावेदारों को मिलाकर बनाई है टिकट वितरण की सूची। कांग्रेस के विधायकों की स्थिति को लेकर भी मंथन किया गया है। चुनाव प्रचार प्रसार अभियान के में केंद्रीय नेतृत्व की अधिक जो है वो भागीदारी होगी। मतलब जो राज्य में हमारा कैंपेनिंग होगा, भाजपा का चुनावी प्रचार प्रसार होगा, उस पर भी जो केंद्र पर बैठी होगी जो इसकी जिम्मेदारी लेने वाली, तो उनकी भागीदारी इस चुनावी कैंपेन में सर्वाधिक होगी। आपको बता दें कि चुनाव समिति ने मध्य प्रदेश के मुद्दे पर भी विस्तार से बात कही है। मध्य प्रदेश का भी मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। वहां पे किस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान की सरकार है और किस प्रकार से वहां से बड़ी बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है, चाहे आदिवासियों की बात करें, महिलाओं के ऊपर अत्याचार की बात करें, शोषण की बात करें। हमारे यहाँ अभी जो खेल प्रेमी हैं या जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने किस प्रकार से आंदोलन किया, धरना दिया, उनके ऊपर किस प्रकार से अत्याचार किया गया। भाजपा के ही वो नेता हैं जिन्होंने अत्याचार किया। बृजभूषण सिंह की अगर बात करें, अब तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। मणिपुर हादसा हो गया, वो जो फ्लाईओवर ब्रिज जो गिरा था उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। इसके अलावा मणिपुर हिंसा की बात करें, मध्य प्रदेश में पेशाब वाला कांड हो गया। ये बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े मुद्दे हैं जिस आधार पर भाजपा जनता के मन में जो उनके प्रति जो एक अच्छी सोच थी, उसको कहीं ना कहीं उन्होंने उस विश्वास को उन्होंने खोया है, कुछ ना कहकर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कर्ज माफी के ऐतिहासिक कदम ने खेती किसानों को दिया है नया जीवन। जी हाँ, ये अंतिम बड़ी खबर की आपको बता रहा हूँ बात इस वीडियो में। भूपेश बघेल सरकार की अगर बात करें तो जिस प्रकार से उन्होंने भाजपा, जो कि 15 वर्षों से छत्तीसगढ़ में राज कर रही थी, रमन सिंह की सरकार, और उनकी सरकार को गिराकर कांग्रेस ने अचानक से बहुमत के साथ यहाँ पर सरकार बनाई। और सरकार बनाने के पीछे दो बड़ी कारणें थी, या दो महत्वपूर्ण बिंदुएं थी, जिसमें सबसे बड़ा जो बिंदु बनता है वो था कर्जा माफी। कर्जा माफी मतलब वे जो किसान जिन्होंने बैंकों से खेती किसानी के लिए जो पैसा लिया हुआ है, जिसको वो पटा पाने में असमर्थ थे, बहुत सारे समस्याएं उनके सामने थी, बहुत लंबे लंबे समय से वो पैसा बैंकों में पेंडिंग था, उस पैसे को वो नहीं दे पा रहे थे। ऐसे समय में भूपेश सरकार जो आई, उन्होंने ये वादा किया कि हम आपके कर्जा को माफ कर देंगे और इस प्रकार से आप अपनी खेती किसानी को और अच्छे तरीके से प्रगाढ़ता से कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर रहा जिसकी वजह से कांग्रेस की सरकार राज्य में आई, छत्तीसगढ़ में आई। तो भूपेश है तो किसानों को भरोसा है, ये बातें निकलकर सामने आ रही है। और चूंकि अभी आगामी विधानसभा चुनाव हैं, इसके मद्देनजर किसानों की भूमिका इस बार और अहम होगी। किस प्रकार से किसानों को प्रलोभित करने के लिए, किसानों का मनोबल हौसला और बढ़ाने के लिए सरकार, राज्य सरकार हमारी और क्या क्या किसानों को लेकर घोषणा करती है, यह भी देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि भूपेश सरकार का नवाचार किसान ही नहीं, आधी आबादी भी बनी अर्थव्यवस्था की ऋण। जी हाँ, अर्थव्यवस्था की अगर बात करें राज्य की, तो किसानों की भूमिका उसमें सर्वाधिक है, क्योंकि किसान जो हैं वो धान, चना, गेहूं, तिवरा, राहेर, ओन्हारी, हर प्रकार के जो चीज़ें हैं उसको वो पैदा करते हैं और पैदा करने के बाद मार्केट में लाते हैं, जो कि प्रोसेस होकर आपको पैकेटों के माध्यम से, नाना प्रकार की चीज़ों के माध्यम से आपको अवेलेबल होता है। तो ये अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में ऋण की हड्डी की जो है वो भूमिका अदा करता है एक किसान। आपको बता दें कि अभी सी मार्ट के माध्यम से हर क्षेत्र के खास उत्पादों को जगह मिल रही है। जो किसान थे उनके जैसे आम है, अमरूद है, हथकरघा है, जो महिला जो स्व सहायता समूहें बनाई गई हैं उनके द्वारा जो बनाए गए प्रोडक्ट हैं, आम का अचार, नींबू का अचार, नाना प्रकार के अचार, तो पापड़ हो गए, तो ये सबको बेचने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। इसलिए राज्य सरकार के द्वारा सी मार्ट का एक विचारधारा लाई गई, एक कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसके माध्यम से अब ये सारी चीज़ें आम बाजार पर अवेलेबल हैं। महिलाओं के आर्थिक रूप से सबल होने से उनकी सामाजिक स्थिति में सशक्त हो रहा स्थान। जी हाँ, ये भी हो रहा। महिलाएं जो थी वो अब घर बैठे अपने कामकाज के साथ साथ वे अब आर्थिक रूप से भी सक्षम हो रही हैं। ये बात अलग है कि राज्य सरकार की जो राज्य सरकार की अगर बात करें तो नरवा गरुआ घुरवा बाड़ी की अगर बात करें तो यह जो योजना थी ये कागजों में तो बहुत सफल रही, लेकिन अगर हम जमीनी स्तर की अगर बात करें तो ये नरवा गरुआ घुरवा अभियान जो था वो बहुत ही विफल रहा। अगर हम बात करें, गौठानों में मवेशी नहीं मिलते, सड़कों पे मवेशी मिलते हैं। तो
ये थी इस वीडियो की कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो आप तक हमने रखी हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा खबरों को शेयर करें। अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दें, जिससे हम सुधार कर सकें और त्वरित रूप से आपके सामने वीडियो हम ला सकें। फिलहाल आप देख रहे थे आरजे रमझाझर, मैं था पुखराज सिंह। चैनल को सब्सक्राइब कर खबरों को शेयर करें। फिलहाल मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।